नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। एक कहावत उत्तर प्रदेश में बहुत चलती है कि सौ सौ जूता खाएं तमाशा घुस के देखन जाएं। ये इस समय पाकिस्तान पर बहुत सटीक बैठती है। 1947 से लेकर के आज तक बड़े बड़े युद्ध तो हुए ही हैं और लगभग रोज पाकिस्तानी सेनाओं को बॉर्डर पर मुंह की खानी पड़ती है, लेकिन उनके आका अपने आतंकवाद के चक्कर में, आतंकवाद के प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको कुछ सूझता ही नहीं है और आहे गाहे बगाहे जब भी उनको मौका मिलता है तो भारत को चुनौती देने की कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश उन्होंने 22 अप्रैल को की थी और उसी समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि घुस के मारेंगे और उसका बेसब्री से इंतजार सभी देशवासियों को था कि वो क्षण कब आएंगे जब पाकिस्तानी घुसकर मारे जाएंगे। कल के अंक में हमने कहा था कि पाकिस्तान में भी जश्न है, क्योंकि कल जो हुआ था उसमें पाकिस्तान के लाहौर, कराची आदि शहरों को निशाना बनाया गया था और उसमें उनके जो सैन्य उपकरण थे, ऐसे उपकरण जो राडार थे और जिनसे हमारे यहाँ से अगर कोई जहाज जाता उसकी गतिविधि को देख सकते थे, वो उस पर हमला कर सकते थे। लेकिन उनकी गतिविधि ऐसी रही, हमारे जो ड्रोन गए तो उनको पता ही नहीं चला कब आए और कब उनको तहस नहस कर दिया। आई गई बात हो गई। भारत ने सोचा चलो उनके आतंकी ठिकानों को हमने तबाह किया है और ये जो इनके राडार वगैरह थे इनको तबाह किया है, इससे बात दब जाएगी। लेकिन पाकिस्तान, जिसको हमेशा जूते खाने की आदत रही है, और उसने फिर हिमाकत कर दी। कल शाम को 7 बजे से ही उसने भारत पर हमले करने शुरू कर दिए थे। श्रीनगर से लेकर के और कच्छ के भुज तक उसने कई जगहों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे यहाँ जो सुदर्शन चक्र, जो देखा होगा आपने, भगवान श्री कृष्ण के पास हुआ करता था और वो बस जिधर से भी कोई अस्त्र आता था वहीं पर जाकर को काट देता था। तो यही सुदर्शन चक्र ने कल किया। उनके 4 लड़ाकू जहाजों को नेस्तनाबूद कर दिया, मिट्टी में मिला दिया और 50 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन जो फेंके थे उन्होंने हमारे यहाँ पर, हमारे देश के शहरों को बर्बाद करने के लिए, उन सबको भी हवा में नेस्तनाबूद कर दिया गया। और अब पाकिस्तान सिर छिपाते घूम रहा है। लेकिन यही नहीं, जब शाम को 9 बजे तक तो 10 बजे तक हमारी सेनाओं ने संयम बरता और जब देखा कि वो झुंड के झुंड उनके आ रहे हैं ड्रोनों के, तो उन्होंने फिर अपनी कमर कसी और यहीं से बैठे बैठे उनके लाहौर तक को तबाह कर दिया। लाहौर, कराची जैसे और शहर रात में बर्बाद किए गए, उनकी विस्तृत रिपोर्ट आ रही हैं, वो सब आप लोग सोशल मीडिया पे भी देख रहे होंगे। एक और बयान आया हुआ है अमेरिका से। अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस जी, उन्होंने कहा है कि हम इस युद्ध के बीच में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे संबंध भारत से भी हैं, पाकिस्तान से भी हैं, लेकिन पाकिस्तान को समझना चाहिए, भारत की जो चिंताएं हैं उनका समाधान करना चाहिए। उनका साफ इशारा था कि पाकिस्तान जो अपने यहाँ आतंकवादी सपोले पाल रहा है, क्योंकि जब कभी आतंकवाद का नाम लिया जाता है और आतंकवाद की जड़ जब खंगाली जाती है तो उसका पूरा संबंध पाकिस्तान में निकलता है आकर के। तो सबको पता है कि ये अमेरिका जो कह रहा है वो भले ही सीधे तौर पर कुछ न कह रहा हो, लेकिन उनका साफ इशारा है
कि पाकिस्तान तुम अभी भी सुधर जाओ, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, नहीं तो भारत की सेनाएं तुमको जरूर सुधार देगी। उन्होंने कहा कि दोनों शक्तियां परमाणु संपन्न हैं और ऐसे में अगर कोई परमाणु की अनहोनी हो जाती है तो विश्व के लिए खतरा है। इसलिए उन्होंने पक्ष नहीं चाहता था कि वो हमारा पक्ष ले, भारत पर दबाव डाले, लेकिन अमेरिका ने भारत पर दबाव डालने से साफ मना कर दिया और उन्होंने साफ कह दिया कि ये आपका मामला है, आप ही समझाइए इसको, आप सुलटाइए इसको, भारत को आश्वस्त कीजिए, भारत की जो शंकाएं हैं, शिकायतें हैं, उनको दूर करिए। और दुनिया जानती है कि भारत की शिकायत पाकिस्तान से कोई नहीं है, एक पड़ोसी है और इस पड़ोसी से कोई शिकायत होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा पड़ोसी जो क्षण क्षण पर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करे, यहाँ पर अपने यहाँ से सैनिकों के रूप में आतंकवादी भेजे, सैनिकों को आतंकवादियों को जामा पहना करके यहाँ भेजे, तो इसको तो भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी प्रकार जैसा कल परसों से जवाब दिया जा रहा है, ऐसे ही जवाब दिया जाएगा और आप देखिए 2-4 दिन में पाकिस्तान की हालत क्या होती है। वैसे भी अब वहाँ पर विरोध शुरू हो गया है, कई प्रदेश भी विरोध में आ गए हैं पाकिस्तान के, और वो कहते हैं कि ये जो आर्मी का जो चीफ है मुनीर की जो चाहत है, वो चाहता है कि युद्ध भड़का देंगे, उसके बाद मेरा कार्यकाल बढ़ जाएगा। वहां पर जितने भी सेनाध्यक्ष हुए हैं जो अपना कार्यकाल बढ़वाना चाहते हैं, तो वो उनका सीधा सा फंडा होता है कि भारत के साथ देश को झोंक दें और देश जाए भाड़ में। वो अपने आप सेनाध्यक्ष लंबे समय तक बने रहते हैं। ये जितने भी सेनाध्यक्ष हुए सबका रिकॉर्ड यही कहता है कि वो लंबे समय तक सत्ता का सुख भोगने के लिए, सेनाध्यक्ष बने रहने के लिए भारत के साथ ऐसी गंदी हरकतें करते रहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत की शौर्य गाथा लिखने वाली हमारी सेनाएं, जिन्होंने पाकिस्तान के 9 से ज्यादा आतंकी जो अड्डे बना रखे थे, और वो अड्डे ऐसे नहीं थे, बहुत सुसज्जित अड्डे, बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी में रहते थे आतंकवादी। ऐसे अड्डे जिनको पलक झपकते ही हमारी सेनाओं में मिट्टी में मिला दिया। और इसके पीछे जो ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने सुझाया था, उस पर इस ऑपरेशन सिंदूर जो नाम है, इसके ऊपर जेएमएम की जो सांसद हैं महुआ माजी, उनको पता नहीं सिंदूर से नफरत है या ऑपरेशन से नफरत है, ये शौर्य से नफरत है। उन्होंने कहा कि ये नाम ऑपरेशन सिंदूर न होकर के और कुछ होता तो अच्छा होता। अब उनके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या होता। उनको दिक्कत इस बात की भी है कि यह नाम हमारे प्रधानमंत्री ने क्यों सुझाया और उनके सुझाने पर क्यों नाम रखा गया। अरे भाई सांसद जी, आप ही नाम सुझा देती, आपकी पार्टी को भी तो बुलाया गया होगा ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में, क्यों नहीं सुझाया वहां पर। तो आप जो है ऐसे छोटी मोटी लोकप्रियता हासिल करने के चक्कर में कहीं राष्ट्रभक्तों के हाथ में न लग जाएं, आपकी बेइज्जती हो जाए। आप ऐसे बयान मत दीजिए जो हमारे इस समय हमारे देश की अस्मिता को नुकसान पहुंचाने वाले हों। पूरा देश और पूरा विदेश भी हमारे साथ खड़ा हुआ है। आप लोग इस प्रकार की बचकाना बयान देंगी तो इससे गलत संदेश जाएगा और फिर आप जो है पाकिस्तान की चहेती तो बन सकती हैं, लेकिन यहाँ आपको बहुत विरोध झेलना पड़ेगा। तो ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी अपनी राजनीति ढूंढ रहे हैं यहाँ पर कि हमारी राजनीति कैसे चमकेगी। इस बड़ी आपदा में भी जो अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में है, उसमें ये महुआ माजी जैसे लोग भी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी के बीच बलूचिस्तान से एक खबर आई है। बलूचिस्तान ने अपने को आज़ाद करने की घोषणा करते हुए कहा है, संयुक्त राष्ट्र से कहा है कि आप अपनी यहाँ पर टीम भेजिए और यहाँ पर देखिए आकर के, और यहाँ पर पाकिस्तान की सेनाएं कैसा गदर मचा रखी हैं।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी कहा कि हम जो है आज़ाद होना चाहते हैं, हमारी मुद्रा के लिए आप समर्थन करिए। और उसने भारत से भी कहा है कि भारत हमारे लिए जो मान्यता दे और अपने यहाँ दिल्ली में बलूचिस्तान ने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है। उसने कहा है वहाँ पर जितने भी बलूचिस्तान के दूसरे प्रांतों से लोग नौकरी कर रहे हैं, उनको कहा कि आप लोग नौकरी यहाँ से छोड़कर चले जाइए, बलूचिस्तान को आप छोड़ दीजिए। उधर संयुक्त राष्ट्र से उसने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो सेनाएं हैं, पुलिस हैं, ये जो बलूच हैं वो यहाँ पर रहें, और जितने बलूच के अलावा जितने भी लोग हैं यहाँ से चले जाएं, और उनके साथ जो भी हथियार वगैरह है, एम्युनिशन वगैरह है, यहीं पर छोड़ दें। उन्होंने एक बहुत बड़ी मांग इस समय की हुई है, संयुक्त राष्ट्र से की है, भारत से भी की है, भारत का समर्थन मांगा है। उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्र को आप मान्यता दीजिए और हमारा जो है दूतावास दिल्ली में हो, इसके लिए भी आप हमको परमिशन दीजिए। दिल्ली में हम दूतावास खोल चुके हैं। तो इसके लिए अभी बहुत बड़ा कार्य बलूचिस्तान को भी करना होगा, क्योंकि आगे देखिए इस युद्ध के बाद में ये भारत पाकिस्तान का युद्ध है, कितने दिन तक चलता है, इसके परिणाम क्या होते हैं। और आशा ये की जानी चाहिए कि इस युद्ध के साथ ही वहाँ पर पीओके भी भारत में शामिल होगा, बलूचिस्तान भी अलग हो जाएगा, पंजाब सिंध भी अब अपनी कसमसाहट को दिखा रहे हैं कि हमको भी अलग होना है। तो इस प्रकार से खैबर पख्तूनख्वा वो पहले से ही अलग होने की कोशिश कर रहा है। तो भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध जब समाप्त होगा, उसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं, ये सब देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया है रोहिंग्याओं के खिलाफ। एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आई थी और उनके जो वकील थे, वकील के नाम आप सुन, कॉलिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण। तो प्रशांत भूषण का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। प्रशांत भूषण छोटे मोटे जो केस है वो नहीं लेते हैं। प्रशांत भूषण को चाहिए जिसमें लाखों रुपया एक सुनवाई का हो। एक केस में जिनमें एक सुनवाई के लिए अगर उनको 10 मिनट भी कोर्ट में जाना है तो उनकी 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए कम से कम फीस होती है। अब वो ऐसे ही मामले लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि ये रोहिंग्या जो यहाँ फटे मैले कुचले कपड़ों में रहते हैं, ठेलिया चलाते हैं, ये लोग तो इतनी फीस नहीं दे पाएंगे। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये है केस ऑपरेट कौन कर रहा है, क्योंकि जो फीस की बात है, और प्रशांत भूषण इतने बड़े भी समाज सेवी नहीं हैं कि किसी की कोई केस मुफ्त में लड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। तो उनकी इतनी महंगी महंगी फीसें हैं और वो ऐसे ही केस लेते हैं जो देश के खिलाफ हों। अधिकांश सरकारों के खिलाफ वो केस लेते रहे हैं, जहां तक मैंने देखा है। तो वो प्रशांत भूषण ने ये केस लिया। वो कहते हैं कि रोहिंग्याओं को दिल्ली से नहीं भगाना चाहिए, भारत से नहीं भगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रोहिंग्या जो है विदेशी हैं, तो वहां उनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है, और उनके ऊपर जो विदेशी कानून है उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। तो ये वकीलों ने कहा कि म्यांमार में इनके ऊपर हिंसा हुई थी और वहां से भगा दिए गए थे, तो इसलिए जो है ये कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये काम और ये सोचना हमारा और आपका काम नहीं है, ये म्यांमार जाने और वो जाने। हमारे देश में चूंकि ये भाग करके आए हुए हैं, शरणार्थी का दर्जा है नहीं इनके पास, भारत ने इनको शरण दी नहीं है, ये अवैध रूप से घुसपैठिए हैं, और घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों के हिसाब से जो हमारे यहाँ कानून है उनके हिसाब से इन पर कार्रवाई हो और इनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाए, हर हालत में यहाँ से भगाया जाए। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आजकल जितने भी दंगे होते हैं मुस्लिम के नाम पर, जितने भी होते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों के साथ में हम लगे रहेंगे तो हम इनके साथ भी बचे रहेंगे। और हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो वोट लेने के लिए इनका वोटर आईडी बनवा देती हैं, इनका आधार कार्ड भी बनवा देती हैं, इनको राशन कार्ड भी बनवा देती हैं, मुफ्त का राशन यहाँ पर ये खा रहे हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है।
इससे जो है, हालांकि उन्होंने 31 जुलाई की तारीख फिर निश्चित की है, 31 जुलाई को बुलाया है, लेकिन सरकार का रुख स्पष्ट है कि ये जो है यहाँ पर नहीं रहने चाहिए, ये हमारे लिए खतरा भी है और ये अनुचित भी है और ये कानून के विरुद्ध भी है। देखिए आगे क्या होता है। और इसी के साथ मैं अपने अंक को विराम देता हूं। आप मेरे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।